हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में आज उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस फोर्थ पेपर के बारे में कुछ डिस्कस होगा, जिसमें एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में डिफिनेशन देखेंगे, जितने भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं फोर्थ पेपर में। और ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है इसमें फोर्थ पेपर में। तो उसमें देखेंगे एक क्वेश्चन, उसके बाद में सारे टर्म को पढ़ेंगे अच्छे से, डिफिनेशन। तो शुरू करते हैं दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस फोर्थ पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? किसी समाज में नैतिक मूल्यों को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करें। 150 वर्ड का है और 10 नंबर का है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नैतिक मूल्यों से अभिप्राय ऐसे मानकों से है जो किसी समाज या किसी सामान्य व्यक्ति को ये बताते हैं कि उस समाज या व्यक्ति को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। संक्षेप में कहें तो नैतिक मूल्यों किसी समाज में नैतिक व्यवस्था के नियंत्रक एवं निर्धारक होते हैं। यूँ तो नैतिक मूल्य समाज में वहीं विकसित होते हैं, किंतु इन्हें निर्धारित करने वाले कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जो निम्नलिखित हैं। किसी प्रदेश विशेष की भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ विभिन्न नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए आधार निर्मित करती हैं तथा यथा जैसे तापमान, उपजाऊ भूमि आदि। मान लीजिए कि आज जून के महीने में हम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड या कहें कर्क रेखा के किनारे जो ज़िले हैं, पास में जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के, यहाँ पे रहने वाला आदमी अगर स्वेटर पहने तो वो हंसी का पात्र बनेगा। लेकिन इसी मौसम में कश्मीर का आदमी, शिमला का आदमी अगर स्वेटर पहनता है तो वो उस भौगोलिक स्थिति को सूट करता है। तो ये नैतिक मूल्य उसी प्रकार से है कि जहाँ पे कोई चीज़ अगर वहाँ पे निषेध है, हो सकता है कि दूसरे अगली जगह पे वो चीज़ें जो हैं वो नैतिक हों। तो इस कहने का मतलब ये है कि विशेष परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति में भी नैतिक मूल्य का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे देखें, नैतिक मूल्यों के विकास में आबादी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपजाऊ भूमि एवं तापमान भी नैतिक मूल्य या किसी समाज के प्रतिमान को गढ़ने में सहायता होते हैं। तापमान में आप देख सकते हैं, जैसे ASI है, सौर संगठन जो है, हमारे जो कर्क रेखा के पास में रहने वाले हैं वो उसका यूज़ तो कर सकते हैं सौर पैनल का, लेकिन अगर वो ध्रुव के पास में रहने वाले लोग हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तापमान का बहुत बड़ा कारक है वहाँ पे लगाएं तो नैतिक नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे देखें, लिंगानुपात भी इस हेतु उत्तरदायी होते हैं। आर्थिक कारणों की भूमिका भी किसी समाज के नैतिक मूल्यों को विकसित करने में अहम होती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक कारकों के अंतर्गत ईश्वर एवं धर्म पर विश्वास किसी व्यक्ति या समाज के नैतिक मूल्यों के निर्धारण में सहायता करता है। जैसा आप अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो खाली बाल्टी रखना अशुभ होता है, लेकिन और एक दो धर्म ऐसे हैं जहाँ पे खाली बाल्टी रखा जाता है। तो ये कितना अलग है कि एक धर्म में वही चीज़ शुभ है, एक धर्म में वही चीज़ अशुभ है। तो ये कारक धर्म से भी संबंधित होता है। आगे देखें, अन्य कारकों में मानव का अंतःकरण, अंतःप्रज्ञा, संस्कृति एवं समाज की भूमिका को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्व भी एक विशेष प्रकार के नैतिक मूल्य तय करते हैं। परिवार, शिक्षा, शिक्षक, विधि, कानून, दर्शन जैसे तत्व भी नैतिक मूल्यों के निर्धारक के रूप में सदैव सक्रिय रहते हैं। एवं सामूहिक ये कारक एक व्यक्ति या समाज के अंदर सद्गुण सृजित करते हैं, जो कि नैतिक मूल्यों का अंकुर होता है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न मूल्यों को निर्मित करने में अनेक कारक शामिल होते हैं, जो किसी समाज को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण बनाते हैं। तो ये था क्वेश्चन 10 नंबर का। नैतिक मूल्यों से क्या अभिप्राय है? किसी समाज में नैतिक मूल्यों को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करें। तो ये यहाँ तक डिफिनेशन हो गया नैतिक मूल्य। तो ये फोर्थ पेपर होता है, GS फोर्थ। तो इसमें एक डिफिनेशन ज़रूर पूछता, फिर इसके कारण या इसमें दो में क्या डिफरेंट है ऐसे पूछता। तो देखते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन को तैयार किया गया है कि डिफिनेशन सभी का देखते हैं। पहला डिफिनेशन, मानवीय मूल्य क्या है? मानवीय मूल्य क्या है? डिफिनेशन देखिए, मूल्य किसी समाज या संगठन के उस उच्चतम स्तर को दर्शाता है जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रथम लक्ष्य होता है, सर्वप्रमुख लक्ष्य होता है।
ये व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। ये है मानवीय मूल्य। अगला देखें, नैतिक मूल्यों से आप क्या अभिप्राय, नैतिक मूल्यों से क्या अभिप्राय है। नैतिक मूल्य से अभिप्राय ऐसे मानकों से है जो किसी समाज या किसी सामान्य व्यक्ति को ये बताते हैं कि उस समाज या व्यक्ति में को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। संक्षेप में, उन्हें तो नैतिक मूल्य समाज में ही विकसित होते हैं, किंतु उन्हें निर्धारित करने वाले कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं जो निम्नलिखित हैं। अब अगला डिफिनेशन देखें, अभिरुचि को परिभाषित कीजिए। अभिरुचि क्या होती है देखते हैं। अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का एक ऐसा संयोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिए आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है। समानता अभिरुचियाँ जन्मजात होती हैं, लेकिन उन्हें अर्जित भी किया जा सकता है। जैसे किसी सब्जेक्ट का कोचिंग हो गया, अगर कुछ लोग जन्मजात मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिस करके अच्छा गाइडेंस करके बन सकते हैं, या किसी कोचिंग के द्वारा भी आदमी अच्छा कर सकता है अगर उसके अंदर अभिरुचि है सीखने की। तो आगे देखें, अभिवृत्ति का क्या अभिप्राय है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कीवर्ड इसलिए लिखा गया एक पास में कि पूरा मैक्सिमम जो है कवर हो जाएगा इससे फोर्थ पेपर। आगे देखें, अभिवृत्ति का समान अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय, व्यक्ति, वस्तु, समूह, परिवार, स्थिति या जिसके बारे में भाव आ सके के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। जैसे वर्तमान भारत में पश्चिमी ज्ञान एवं संस्कृति हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई देती है। साथ ही अभिवृत्ति किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति तीन पक्षों में संज्ञात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एवं व्यवहारात्मक पक्ष को अपेक्षाकृत अस्थायी मानसिकता है। आगे देखें, शासन व्यवस्था में ईमानदारी से आप क्या समझते हैं। आगे देखें, शासन व्यवस्था में ईमानदारी सरकार के औचित्य एवं चरित्र को स्पष्ट करती है। कल्याणकारी राज्य एवं प्रशासन की दक्षता हेतु शासन व्यवस्था में ईमानदारी के सद्गुण का होना आवश्यक है। लोक सेवा में ईमानदारी का तात्पर्य है लोक सेवक उच्च स्तरीय नैतिकता एवं आचरण का आदर्श प्रस्तुत करते हुए सत्यनिष्ठा होकर अपने दायित्व का निर्वहन करें। वर्तमान में लोक सेवा में ईमानदारी का सद्गुण आधुनिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। आगे देखें, नैतिक दुविधा क्या है। नैतिक दुविधा ऐसी स्थिति है जहां निर्णयकर्ता नैतिकता को समझते हुए भी नैतिक निर्णय नहीं कर पाता। नैतिक दुविधा के समय निर्णय करने को अनिवार्यता के साथ साथ उपलब्ध विकल्पों में जटिलता होती है, जिससे निर्णय के बाद नैतिक पक्ष का उल्लंघन होता है। आगे देखें, प्रशासनिक नीतिशास्त्र क्या है। प्रशासनिक नीतिशास्त्र व्यवहारिक नीतिशास्त्र की वह शाखा है जिसमें लोक प्रशासन के लिए आवश्यक नैतिक मापदंडों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों की पेशेवर नैतिकता, व्यवहार एवं आचरण संबंधी विषय शामिल होते हैं। अगला देखें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, एक चैप्टर है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर्थ पेपर में। स्वयं एवं व दूसरों की भावनाओं को समझना तथा उनका प्रबंधन करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाता है। वर्तमान पूंजीवाद व प्रतिस्पर्धा के युग में भावनात्मक बुद्धिमत्ता निजी और सार्वजनिक जीवन में सफलता की कुंजी है। देखते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता दूसरों की भावनाओं का प्रबंधन करना, स्वयं की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन करना। ये 4 पॉइंट है इसके। आगे देखें, विनम्रता किसे कहते हैं। विनम्रता अच्छे व्यवहार या शिष्टाचार जैसे सद्गुण का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। सांस्कृतिक रूप से समाज से जुड़ा होता है। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के विनम्र व्यवहार का आधुनिक महत्व है। विनम्रता व्यक्ति को अपने सहकर्मियों, वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं समकक्ष तथा अन्य लोगों के बीच बेहतर सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायता होती है। आगे देखिए, दयालुता क्या होती है। दयालुता व्यक्ति के नैतिक व्यवहार के रूप में परिभाषित
परिभाषित है। ये व्यक्ति के करुणा तथा सहानुभूति जैसे अच्छे स्वभावों को प्रदर्शित करती है। सार्वजनिक जीवन में लोगों के व्यवहार को दयालुता महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। एक अधिकार संपन्न व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सुहृद तथा हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति दया व करुणा का भाव रखे। दयालुता का गुण व्यक्ति के सार्वजनिक दायित्व के निर्वहन में सहायक होता है। आगे देखें, निष्कपटता क्या है। निष्कपटता से तात्पर्य है पाखंड रहित, निश्चल व शुद्ध व्यवहार। निष्कपटता व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा कृत्रिमता रहित व्यवहार को दर्शाती है। निष्कपटता व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में वस्तुनिष्ठ रहते हुए तथा बिना किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह के कार्य करने की प्रेरणा देती है। भेदभाव नहीं होता इसमें। आगे देखें, उदारता क्या होती है। उदारता व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके अंतर्गत वह अलग अलग तथा नए विचारों को सुनने और उन्हें स्वीकारने को तैयार होता है। सार्वजनिक जीवन में उदारता के व्यवहार का अत्यधिक महत्व है। यह व्यक्ति को रूढ़ तथा स्टेरियोटाइप होने से रोकती है। ये नए अनुप्रयोग तथा रचनात्मक को बढ़ावा देती है। उदारता व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में अनुकूलित करने में सहायक होती है। आगे देखें, नागरिक अधिकार पत्र क्या है। नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों, ग्राहकों तथा सेवाओं, सूचनाओं, शिकायत निवारण आदि की व्यवस्थित पहुंच का प्रयास करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिक संगठन की अपेक्षाओं को भी शामिल किया जाता है। वर्ष मुख्य में जॉन मेजर के नेतृत्व में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत करने वाली पहली सरकार थी। नागरिक अधिकार पत्र लोगों के लिए सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा किया जा सके। कौन कौन से होते हैं? गुणवत्ता, सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास करना। चयन, जहां भी संभव हो चयन विकल्प दिया जाए। मानक स्तर, यह विनिर्दिष्ट करना कि किसी स्तर के सेवा की आशा की जाए। फीडबैक मैकेनिज्म, शिकायत या सुझाव तंत्र की सक्षम व्यवस्था होनी चाहिए। पारदर्शिता, नियमों, पद्धतियों, योजनाओं में पारदर्शिता होना आवश्यक है। मॉनिटरिंग, गहन मॉनिटरिंग व आवधिक समीक्षा सुधार की संभावनाओं को बढ़ाता है। दृढ़ संकल्प क्या है, इसे देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कठिन कार्य को करने की इच्छा शक्ति का प्रयोग ही दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्पित व्यक्ति अपनी ऊर्जा और प्रयासों में जिस किसी व्यक्ति कार्य पर केंद्रित करते हैं उसे पूरा करने के लिए तब तक प्रयासरत रहते हैं जब तक उनके वह कार्य संपन्न ना हो सके। सिविल सेवकों को कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है जहां कार्य की सफलता काफ़ी संदिग्ध होती है और अपेक्षित परिणाम के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प सिविल सेवकों के लिए एक वांछित गुण है। आगे देखिए, साहस किसे कहते हैं। साहस व्यक्ति को डर का सामना करने में सक्षम बनाता है। मुश्किल व कठिन परिस्थितियों में भी सही कार्य करने पर उचित निर्णय लेने की क्षमता की ही साहस है। सिविल सेवकों के लिए साहस सर्वाधिक वांछित गुणों में से एक है क्योंकि साहस विपरीत परिस्थितियों में सही कार्य करने, जनहित में नए अभिनव प्रयास करने तथा अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की क्षमता प्रदान करता है। आगे देखें, विषयनिष्ठता वस्तुनिष्ठता क्या है। समान अर्थ में वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है व्यक्ति का तथ्यात्मक तार्किक होना। यदि कोई व्यक्ति वस्तुनिष्ठ है तो वह किसी विषय पर निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होगा जो उसकी व्यक्तित्व चेतना में शामिल है, जैसे विचारधाराएं, कल्पनाएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं, मान्यताएं आदि। वस्तुनिष्ठ व्यक्ति अपने निर्णय के मूल में केवल उन आधारों को रखेगा जो
तथ्यात्मक होंगे तथा जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति मानने को बाध्य होगा। वस्तुनिष्ठता सिविल सेवकों को जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, विश्वास, मान्यताओं और परंपराएं आदि के पूर्वाग्रह से बाहर निकलकर सबकी समान रूप से सेवा के लिए प्रेरित करना है। आगे देखिए, लचीलापन क्या होता है। परिवर्तन और बदलाव के प्रति खुला होना ही लचीलापन है। लचीलापन और बदलाव के प्रति खुला होना ही लचीलापन आपको दूसरे के विचारों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह आपको कार्यों को नए तरीकों से करने तथा रचनात्मक का नया मार्ग उपलब्ध करवाता है। सिविल सेवकों को नए विचारों, प्रतिक्रियाओं, नीतियों आदि के साथ सामंजस्य बिठाने में लचीलापन का गुण सहायक होता है। यह सिविल सेवकों को नवाचारी व ओपन माइंडेड बनाता है। आगे देखें, सत्यनिष्ठा क्या होती है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्यों में गरीबी एवं वंचित वर्गों के हितों की रक्षा, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि एक सिविल सेवक में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सेवा भावना, सहिष्णुता जैसे मूल्य विकसित हों। सत्यनिष्ठा लोग जीवन में सत्यनिष्ठा से आशय अपने कथनों और कृत्यों में ईमानदारी, उनमें सुसंगति बनाए रखने से है। लोक सेवक की सत्यनिष्ठा से राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है वे लाभ उनको प्राप्त होंगे। वस्तुतः वर्तमान में महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पद उन्हीं सिविल सेवकों को दिए जाते हैं जिन्होंने सत्यनिष्ठा का पालन किया है। आगे देखें, निष्पक्षता। निष्पक्षता का अर्थ है निर्णयकर्ताओं को कोई भी निर्णय सिर्फ वस्तुनिष्ठ कारणों को आधार मानकर करना चाहिए। लोक सेवकों में निष्पक्षता के होने से वे किन्हीं पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों में बंधकर किसी समाज या समुदाय के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सिविल सेवकों के निष्पक्ष होने पर वह राज्य के आर्थिक संसाधनों का समाज के अनुकूल दोहन करेगा, ना कि पूंजीपति वर्ग के दबाव में। आगे देखें, सेवा भावना। सेवा भावना लोक सेवा में सेवा भावना का अर्थ है कि सिविल सेवकों को वेतन, सम्मान और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देकर सामाजिक कल्याण में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। लोक सेवक समाज के प्रति कार्य करना ही प्रामाणिक जीवन होने की शर्त मानते हैं। वर्तमान में सिविल सेवकों में सेवा भावना होने पर ही वे कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। आगे देखें, सहिष्णुता। सहिष्णुता से आशय अपने विरोधी तथा भिन्न धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल के विचारों एवं विचारधाराओं को सुनने और समझने की क्षमता रखना तथा यदि उनका पक्ष तार्किक या सही हो तो उसे स्वीकार करना है। भारत जैसे बहुसंस्कृतिक देशों में लोक सेवक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह विविधताओं का सम्मान करे। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के दौर में समाजों के में वृद्धि हो रही है, अतः सिविल सेवकों के लिए वर्तमान में सहिष्णुता जैसे मूल्य अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि सिविल सेवकों के अधिक आक्रामक हो जाने से सरकार पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है। आगे देखिए, दृढ़ता का अर्थ है उद्देश्यों, विचारों आदि पर अडिग रहने की अवस्था, अर्थात जब तक उद्देश्यों को प्राप्ति ना हो जाए तब तक धैर्य, आंतरिक प्रेरणा को लक्ष्य के प्रति बनाए रखना, साथ ही दूरगामी तथा कठिन उद्देश्यों को प्राप्ति के बीच में आने वाली चुनौतियों तथा बाधाओं से हतोत्साहित हुए बिना अपनी आशावादी मानसिकता के साथ संघर्ष करते रहना। सिविल सेवकों के लिए दृढ़ता जैसे मूल्य अत्यंत प्रासंगिक हैं, क्योंकि सिविल सेवकों को कई ऐसे कार्य करने होते हैं जो तात्कालिक रूप से बहुत लोकप्रिय सिद्ध नहीं होते, लेकिन दीर्घकाल में बृहद जनहित के लिए काफ़ी नहीं होता काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में एक सिविल सेवक को दृढ़ता से अपने निर्णय पर बने रहना आवश्यक होता है। साथ ही सिविल सेवक को संसाधनों की सीमित मात्रा तथा विपरीत परिस्थितियों में सफलता की अभिप्रेरणाओं के लिए दृढ़ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखिए, करुणा एक समान भाव है जो कमज़ोर व्यक्तियों या प्राणियों की नाजुक स्थिति को समझने तथा उनके प्रति समानुभूति चिंता रखने से उत्पन्न होती है। इस भावना से
प्रोत्साहित होकर व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए संपूर्ण विश्व में परोपकार का मूल आधार करुणा को माना गया है। वस्तुतः गौतम बुद्ध व महावीर ने करुणा पर अत्यधिक बल दिया है। आगे देखें, जवाबदेही। जवाबदेही का अर्थ है यदि किसी कार्य में कोई प्रतिक्रियागत मूल्य या त्रुटि होती है तो उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष की जवाबदेही निर्धारित होना। इसके संबंध में व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व निर्वहन करने से है। सिविल सेवकों में जवाबदेही का मूल्य होने पर वह किसी कार्य की सफलता के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगा। जवाबदेही के कारण किसी कार्य के प्रति सिविल सेवक का स्पष्ट दिशा निर्देशित होंगे। इस प्रकार स्पष्ट निर्धारण से किसी भी कार्य या परियोजना की सफलता की दर बढ़ जाती है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में एक सिविल सेवक को जनता की आकांक्षी व सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जवाबदेही होना चाहिए। साथ ही जवाबदेही के कारण भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद मिलती है। अध्यावसाय। अध्यावसाय का अर्थ है निरंतर उद्यमशील बने रहना, अर्थात किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना। बीच में आने वाली चुनौतियों बाधाओं से सकारात्मक तथा आशावादी मानसिकता के साथ ही निपटना। किसी व्यक्ति में विषमता विद्यमान अध्यवसाय का गुण अर्थात कार्य में अनवरत लगा रहना उसकी सफलता सुनिश्चित करने में निर्णायक साबित होता है। एक लोक सेवक हेतु अध्यावसायी होना आवश्यक है, क्योंकि इससे वह औरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा और विभाग को लाभ भी पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये था नैतिक मूल्य से संबंधित, ईमानदारी से संबंधित दृढ़ निश्चय का डिफिनेशन। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे नॉलेज कैरियर एकेडमी पे, तो ये प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है मेंस का आंसर राइटिंग का प्लेलिस्ट, जिसमें मेन क्वेश्चन लिखवा दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है और उसके क्या क्या तत्व होते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इसको पढ़ें। सबसे ज़रूरी पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।